नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर का विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था। वे हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। इसके पश्चात उन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहां हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन और उसकी रचना प्रारंभ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक रूपरेखा पर ऐतिहासिक अनुसंधानात्मक कई संग्रह लिखे। वे हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। मध्ययुगीन संत कबीर के विचारों, कार्य और साखियों पर उनका शोध एक उत्कृष्ट कार्य माना जाता है। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा को क्लासिक्स माना जाता है। उनके यादगार निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कोटज और आलोक पर्व इत्यादि हैं। एक और पारंपरिक भाषाओं संस्कृत, पाली और प्राकृत और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय भाषाओं के जानकार डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह काम किया। संस्कृत के शास्त्रों के गहन ज्ञाता डॉक्टर द्विवेदी ने साहित्य शास्त्र के साथ ही साथ भारतीय साहित्य के शाब्दिक परंपरा का विशद विवेचन किया है। वे इसके एक महान कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं। वर्ण विषय देखते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंधों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक निबंधों की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता रहती है। द्वितीय श्रेणी के निबंध सामाजिक जीवन संबंधी होते हैं। आलोचनात्मक निबंध भी दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध हैं जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है और द्वितीय श्रेणी में वे निबंध आते हैं जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। द्विवेदी जी के इन निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। द्विवेदी जी की भाषा के विषय में जानते हैं। द्विवेदी जी की भाषा बहुत ही परिमार्जित है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयन किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। प्रथम रूप द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में मिलता है। इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश हुआ है। द्वितीय शैली उपन्यासों और सैद्धांतिक आलोचना के क्रम में परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन की शैली अध्यापकीय है।
शास्त्रीय भाषा रचने के दौरान भी वह प्रवाह खंडित नहीं होता। कार्यक्षेत्र देखते हैं। सन 1930 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 50 ईस्वी तक वे वहां पर हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संपर्क में आने पर नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में जिस आस्था की प्रतिष्ठा हुई वह उनके भावी विकास में बहुत ही सहायक बनी। क्षितिज मोहन सेन, विधुशेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी की सन्निष्ठता से भी उनकी साहित्यिक गतिविधि में अधिक सक्रियता आई। भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयन किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं: प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहानियाँ लिखी, आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कृथा नृत्य, महात्मा के महाप्रायण के बाद, ठाकुर जी की वटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वाह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं, हम क्या करें, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य, आंतरिक सुनिश्चितता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। अन्य कार्य देखते हैं। इनका रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्यिक लेखों में महान योगदान है। इनके कुछ कार्य साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इन दोनों रचनाओं ने हिंदी के आलोचना के इतिहास को एक नया तरीका और रास्ता प्रदान किया है। भारत के मध्ययुगीन आध्यात्मिक जीवन के ऐतिहासिक विश्लेषण से संबंधित कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य की भूमिका, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। उनके कुछ महान और उत्कृष्ट निबंध निम्नलिखित हैं: अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार प्रवाह, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। उन्होंने कुछ हिंदी अनुवाद भी किए: पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, विश्व परिचय। उनकी इतिहास पर भी कुछ सुंदर रचनाएं मिलती हैं, जैसे सूर साहित्य, साहित्य संचार, कालिदास की लालित्य योजना इत्यादि। हिंदी साहित्य में उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, उपलब्धियां तथा पुरस्कार। प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी की कवि हृदयता यूं तो उनके उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं भी लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनकी विद्वता और साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आचार्य जी की मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह वीडियो लेक्चर देखकर सुनकर आपको इनके जीवन के विषय में निश्चित रूप से समझने में सरलता होगी। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मंगल में आपके दिन की कामना मैं करता हूं।